पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो कि एक्चुअली साबित होने लगी। जिस तरह का भोंडे किस्म का प्रोपेगेंडा पिलाया गया है ना, हाँ हाँ, और ये उसका रिएक्शन उसका है। रिएक्शन होता चीन ने काफी बुरी तरह से भारत को शिकस्त दी इसमें। जो इजराइल की परफॉर्मेंस थी उससे तो पूरी दुनिया दंग रह गई ना। हिंदुत्व का नजरिया है वो ज़ायोनिज्म के नजरिए के साथ बहुत मिलता है और उससे बहुत मुतासिर भी है कि जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ वो हमें मुसलमानों के साथ करना चाहिए। इजराइल ने फलस्तीन में इस्तेमाल किए हैं, वो आप धीरे धीरे देखते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। इन्होंने आपका क्या किया? नहीं ना जी, दे आज दे हदीस। बस यही है और क्या है। अक्सरियत लोगों की सोशल मीडिया पर वो अब इजराइल से नफरत करते हैं। इन्होंने बिला वजह वो नफरत अपने कंधों पर भी ली है कि सर मैं भी हूं, सर मुझे भी मारे। तो एकदम हमने क्या देखा है कि वो जो एक ख्वाबों का बुलबुला है वो उसने हकीकत के पत्थर के साथ जाके हवा किया और फट गई। मतलब बुलबुला फट गया। मैं गलत जो समझता गलत होगा तू, गलत होगा तू, हाँ पूरी दुनिया गलत होगी, मैं सही हूं। हमारे ईगो का मसला है ना। अस्सलाम वालेकुम। आज रफ्तार पॉडकास्ट पे हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट ज़रार खोड़ो साहब। बगैर किसी लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन के हम डायरेक्ट उनके पास चलेंगे और उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमने देखा अभी पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी थी, इंडिया इसराइल का हमने देखा एक तरह से सोशल मीडिया पे, और एक्चुअली भी जंग के दौरान हमने देखा इसराइल ने इंडिया को जो तैयारे दिए थे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए, और इस तरह के कई दिलचस्प मौज़ूआत हैं, हम उन पर बात करेंगे। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मुझे लग रहा है कि मुझे हल्की सी हीट स्ट्रोक हुई थी। तो माइल्ड हीट हाँ, स्ट्रोक। माइल्ड हीट स्ट्रोक। तो अगर नॉर्मल से ज्यादा दो तीन बहकी बातें हो जाए तो प्लीज एडिट आउट कर। नहीं, यहाँ पे तो काफी सर्द माहौल रखा हुआ है हाँ, स्टूडियो का। यहाँ पे तो अच्छा है। अच्छा सर्द सर, भी है, अंधेरा भी है, लाइक इट। दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊं यहाँ सो जाए पे। यहाँ पे, कोई बात नहीं इसके बाद। इसके बाद अच्छा सर, एक अजीब सी बात देखी पिछले कुछ दिनों में। हम जो ज़रा जर्नलिज्म की साइड पे होते हैं, दो चार किताबें जिसने पढ़ी हुई होती हैं, उसको फिर लोगों की रिवायती बातें जिसमें वो साजिशी थ्योरीज सुनाते हैं कि इंडिया और इसराइल एक ही हैं, यहूद और हनूद का इत्तेहाद है मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान मुसलमानों का वो, तो हमें वो बातें ज़रा अजीब सी लगने लगती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो कि एक्चुअली साबित होने लगी। हाँ, अब देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं इंडिया और इसराइल के एक्सेस की, तो हाँ ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ठीक है ना। हमारा जो एक रिएक्शन आता है ना, जिस रिएक्शन की आप बात करें कि यार ये क्या, किस तरह की बात करें, मेरा ख्याल है कि ये हमें जो जिस तरह का भोंडे किस्म का प्रोपेगेंडा पिलाया गया है ना, हाँ हाँ, और ये उसका रिएक्शन उसका है। रिएक्शन होता लेकिन इट डजंट मीन इट्स नॉट ट्रू। ये जो एक बहुत दिलचस्प मौजू है। और अगर कोई वाकई इसके ऊपर मतलब एक्चुअल तहकीक करना चाहे तो एक ही किताब इसके ऊपर लिखी गई है। आपको आर्टिकल्स वगैरह तो बहुत मिल जाएंगे अगर आप सर्च करने की कोशिश करें। और वो है हॉस्टाइल होमलैंड्स, द न्यू अलायंस बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। और ये लिखी है आज़ाद ईसा साहब ने। अभी हाल में मैंने उनका भी एक इंटरव्यू किया था, और मतलब जो डिटेल्स उस किताब में है वो, क्योंकि मैंने वो बुक रटी नहीं है तो मैं आपको कुछ इसमें से डिटेल्स बता सकता हूँ। तो ये शुरू होता है मोर और लेस 1962 में। 1962 में क्या होता है कि चीन और भारत के बीच में एक जंग होती है। मतलब छोटी सी जंग थी, ज़्यादा लंबी नहीं चली, और चीन ने काफ़ी बुरी तरह से भारत को शिकस्त दी इसमें। ठीक है, तो बहुत चीज़ें यहाँ पर तब्दील होती हैं भारत में। उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद होता था। इसके बाद फिर एक थोड़ी सी ज़्यादा मिलिटराइजेशन आप देखते हैं इंडिया में। अब एक पॉलिटिकली इनका जो था, क्योंकि 1947 में भारत मतलब इंडिया बिकेम ए नेशन, तो वहाँ पर उन दिनों में आपको पता है कि नई नई कोल्ड वॉर थी। ठीक है, अमेरिका है, यूएसएसआर है, यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। वही पुराना सिलसिला, ये पुराना सिलसिला बाय द वे यही चलता रहता है, ये ऐसे ही चलता रहता है। पूरी दुनिया की तारीख आप देखें तो मोर और लेस यही गेम होती है। तो फिर एक थर्ड फोर्स बनाने की कोशिश की, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि यार हम ना आपके साथ हैं ना आपके साथ हैं। और इंडिया एक तरह से पोजीशन अपने आप को की इंडिया ने एज द मॉरल लीडर ऑफ द, जिसको हम उन दिनों में थर्ड वर्ल्ड कहते थे, अब हम कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, राइट। तो ये था। तो नेचुरली एज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, राइट, कई हमदर्दियां थी फलस्तीन के साथ, अरब स्टेट्स के साथ आप अपने अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे थे। तो बैलेंस आपका ये था कि यार या तो मैं अरब ममालिक के साथ
अच्छे ताल्लुकात रखूं या तो फिर इजराइल के साथ। तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी कि यार वो ज्यादा है, वो कम है, हमें इनके साथ ज्यादा जाना चाहिए। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर 1962 की वॉर के बाद इंडिया नीडेड मिलिट्री सपोर्ट एंड वेपन्स। अब इजराइल इत्तेहादियों की तलाश में था कि कोई हमारे साथ बिजनेस करे, कोई हमारे साथ पार्टनरशिप करे। तो वहां से कुछ हद तक सप्लाई शुरू हुई। फिर क्या होता है कि देन द अरब इजरायली वॉर। अब अरब इजरायली वॉर में, 60 वॉर में जो इजराइल की परफॉर्मेंस थी उससे तो पूरी दुनिया दंग रह गई ना। तो भारत में भी देखा गया कि अच्छा सही है कि हो सकता है कि एक पॉलिटिकल लेवल पर हमारी हमदर्दियां हैं फलस्तीनियों के साथ, लेकिन यार देखो इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, हमें इनसे सीखना चाहिए। अगेन कोई हर्ज नहीं है, बहुत दुनिया की मिलिट्रीज ने उस पर्टिकुलर वॉर को स्टडी किया है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। जैसे अभी जो हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट रही है पाकिस्तान और भारत में, उसको भी स्टडी किया जाएगा इन सम सेंसेस। वहां से एक फैसिनेशन डेवलप होने लग जाती है इन इंडिया इजराइल के लिए। फिर 1971 वॉर में तो क्लियर मिलिट्री सप्लाईज इजराइल से पहुंच रही है। और 99 में कारगिल के दौरान तो ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप, प्राइवेट रिलेशनशिप फिर खुल के पब्लिक आ जाती है। जब वो भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल्स, इंटेल सपोर्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाते हैं विद द राइज ऑफ द संघ परिवार, बीजेपी। संघ परिवार मतलब विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इनका जो कलेक्टिव है उसको हम संघ, आसानी के लिए हम संघ परिवार कहते हैं। अच्छा, जो हिंदुत्व का नजरिया है वो जायोनिज्म के नजरिए के साथ बहुत मिलता है और उससे बहुत मुतासिर भी है। वीर सावरकर, मैं हमेशा नाम गलत शायद प्रोनाउंस कर देता हूँ, सावरकर है, सावरकर। वीर सावरकर बहुत इम्प्रेस थे विद जायोनिज्म। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो ट्रेडिशनल हिंदुत्व है वो हिटलर से भी बड़े इम्प्रेस्ड है और इजराइल से भी बड़े इम्प्रेस्ड है। इसमें उनके लिए कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि देखिए जिस तरह जो यहूदी हैं जो जर्मनी में थे उनको वहां से निकालना था क्योंकि आप वो जर्मन कौम को कमजोर कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में उनके साथ भी वही सलूक करना चाहिए। राइट, ये उनकी अपनी राइटिंग्स में है, आप इनको सर्च कर सकते हैं। फिर जब इजराइल बनता है तो एक फलस्तीन का इशू आता है, तो वो फिर उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि जो इजराइल कर रहा है फलस्तीनियों के साथ वो हमें मुसलमानों के साथ करना चाहिए। और इजराइल दे टुक एज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी मस्क्यूलर स्टेट, यू नो, कि यार देखो क्या फौज है, क्या इनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, क्या इनके ताल्लुकात है दुनिया के साथ, क्या इनकी शानदार लॉबी है, हमने इनसे सीखना है। तो जब हिंदुत्व अपने उरूज पर आने लग जाती है भारत में, तो जो पहले एक पॉलिटिकल प्रैक्टिकल रिलेशनशिप थी, अब वो एक नजरियाती इतिहाद भी बनने लग जाता है। स्पेशली जब वॉर ऑन टेरर शुरू होती है तो एक्सक्यूज मी, आपको पता है कि सब ने फिर वो नैरेटिव कॉपी पेस्ट कर दिया। नेतन्याहू भी कहता था कि जी बिल्कुल हम भी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारत में तो वो हमेशा से वो नैरेटिव था। यहां पर फिर और स्पेशली नेतन्याहू और मोदी के बीच एक सॉलिड अलायंस बन जाती है। और ये आप देखते हैं कि जो टेक्निक्स और जो तरीके मतलब उस स्केल पर नहीं, हरगिज नहीं, इजराइल ने फलस्तीन में इस्तेमाल किए हैं, वो आप धीरे धीरे देखते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। ठीक है, अच्छा, सर्वेलेंस, घरों को बुलडोज करना, इनफैक्ट वो जो सेंसर्स और ये हैं वो भी सारे इजरायली मेड ही हैं। अब तो इनफैक्ट अदानी को मैन्युफैक्चर कर रहा है ना हरो ड्रोन्स। अच्छा, जी जी जी, ऑफ कोर्स, ये तो बहुत पुरानी खबर है। अच्छा, भारत में अंडर लाइसेंस। तो दिस इज वेयर इट इज गॉन टू। एक और जो बहुत अहम सबक सीखा था संघ परिवार ने, इसके यार यूएस में लॉबिंग कैसी की जाती है। तो यहाँ उन्होंने ये भी देखा कि यार ये तो मतलब इजराइल और अमेरिका तो यूं है, हाँ, तो अगर हमने अमेरिका के करीब होना है तो हमें इजराइल के थ्रू जाना चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं। मैं अगेन कहूंगा कि वो किताब पढ़ें, को इतनी लंबी चौड़ी मतलब इतनी मोटी किताब भी नहीं है, आराम से आप इसको 1 दिन 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, बट इट इज फिल्ड विद डिटेल्स। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना कि जो
जैसे कि HSS है, जो RSS की अमेरिकन ब्रांच है, देन देयर इज हिंदूज यूनाइटेड इन अमेरिका, आई थिंक एक और है, और इस तरह की और बहुत हैं वो कि हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्चुअली वो पॉलिटिकल लॉबीज हैं। तो वो उन्होंने एपैक के तर्ज पर काम करना शुरू किया, और एपैक के कॉन्टैक्ट्स, एपैक है अमेरिकन इजराइली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसको हम प्यार से इजराइली लॉबी कहते हैं, मैं यहूदी लॉबी नहीं कहता, मैं इजराइली लॉबी कहता हूँ, ADL। तो उनको उनके सिस्टम्स और उनके ऑपरेशंस को कॉपी करके और उनकी मदद के साथ कि यार तू वही लिंक्स यूज यार भाई तू बड़े कांग्रेसमैन को जानता है ना यार, हमारी भी मुलाकात करा दे। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो मतलब आपने जो पूरी बात की तफसीली जवाब दिया, लेकिन इसमें ये समझ में आया कि एक तारीखी, एक तो पहले मफाद, रियासती मफाद था, फिर वो कल्चरली वो बना, फिर अब वो ट्रेड और वो सारी हर लेवल पे वो हो गया है, ये इवॉल्व करता रहा है। अब तो मतलब एक आई वुड से कि प्रॉपर स्ट्रेटेजिक अलायंस है। हाँ। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, ये तो वैसे हमने देखा है कि बाकी मुल्कों में भी ऐसा होता है कि राइट विंग वाले एक साथ हो रहे होते हैं, यूरोप में भी जिसकी राइट विंग लीनिंग होती है वो। लेकिन एक जो चीज़ अजीब सी हम सब ने देखी सोशल मीडिया पे, कि जब गज़ा का वो शुरू हुआ तो उसके बाद एक तरह से अजीब गरीब गैर इंसानी अफ़ाल की सेलिब्रेशन, एक तो इसराइल की तरफ से वो हैरान कुन थी, लेकिन चलो शायद कहीं किसी कोने में जाके हम बोलें कि वो लोग, उनकी अपनी जंग है, इंडियंस उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, तो वो एक अजीब सा मतलब बेगानी शादी में अश्विन दीवाना। हाँ, अब्दुल्ला नहीं अश्विन। हाँ, मतलब इट वाज क्रेजी, अकबर नहीं अमर। जुनूनी तौर पे जो है गैर इंसानी अफाल को, नहीं नफरत है ना, और क्या है। देखो मैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात है, वो नफरत करते हैं, और अगर कोई देख रहे हैं कि यार कहीं कोई मुसलमानों को मारा जा रहा है तो उनके अंदर की खुशी रुकती नहीं है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। It's not that deep. It's not that deep यार। बड़ी सिंपल, बड़ी बेसिक और बड़ी बेहुदा बात है। मतलब वो अमीर आपको क्या है यार, इन्होंने आपका क्या किया है? नहीं ना जी, दे आर जिहादीज, बस यही है और क्या है। एंड इट्स डिस्गस्टिंग। और एक्चुअली मैं तो कहता हूँ कि आप लगे रहें, क्योंकि आप देखते हैं, आई मीन अगेन सोशल मीडिया कोई आप 100% गेज की तरह नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप देखें तो टिकटॉक फॉर एग्जाम्पल, राइट, अमेरिका ने टिकटॉक बैन करने की कोशिश की, क्यों कहते हैं बिकॉज चाइनीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जोसेफ ग्रीनब्लैट जो हैं, जो एंटी डेफेमेशन लीग, अगेन ये इजरायली लॉबी का एक और एक अहम सतून है आई वुड से, उसने कहा कि यार टिकटॉक पर ना हमें बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। तो मतलब उस वक्त पे अराउंड 80% जो हैशटैग्स थे इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में, वो प्रो पैलेस्टीनियंस थे। और ये तो पहले साल की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो गेम बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई है। तो मैं ख्याल है कि मैं ये कह सकता हूँ कि अक्सरियत लोगों की सोशल मीडिया पर वो अब इजराइल से नफरत करते हैं। इन्होंने बिला वजह वो नफरत अपने कंधों पर ली कि सर मैं भी हूं, सर मुझे भी मारे, और फॉर नो रीजन। आई मीन आपने इतनी दफा देखा है कि यार हम आपके बच्चों के साथ भी यही करेंगे, हम तुम्हें भी गजा बनाएंगे, हमारे अंदर जो गजा। अभी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में तो बार बार मतलब वही वो के पाकिस्तान को भी गजा बना दें और ये देखो ये ना पागल हो गए हैं, क्वाइट फ्रैंकली पागल हो गए। क्यों उसमें आप कह रहे हैं इतनी डीप कोई वजह नहीं है, बस नफरत है। नफरत है। आई मीन अब अगर इसकी अगर हमने एक पूरी सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस करना है तो वो तो फिर घंटों का काम है। बट आई थिंक कि यही हो गया। देखो बंदा झूठ बोले, कभी बंदा अपने झूठ पे यकीन ना करे, ठीक है। हाँ, नेवर बिलीव योर ओन लाइज ना। तो इनको एक ड्रिप से ना, दिहाइयों से एक चीज फीड की जा रही है कि जी हम विश्वा गुरु हैं, हम बस दुनिया की सबसे अजीम कौम है, और बस अब हमारा टाइम आ गया है, अपन का टाइम आ गया है। हाँ, और अब हम बस छा जाएंगे और खा जाएंगे, ये है। तो अब हो गया क्या कि जितना अपने प्रोपेगेंडा से अपने आप को ही बढ़ा चढ़ा दिया है, अच्छा हकीकत कुछ मुख्तलिफ है कि ना वो इजराइल है, ना हम फलस्तीन है, ना पाकिस्तान फलस्तीन है। ऑब्वियसली दिस इज स्टूपिड कंपैरिजन। और उनका ख्याल था कि यार हम हिट करेंगे, ये गिर जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो एकदम हमने क्या देखा है कि वो जो एक ख्वाबों का बुलबुला है, वो उसने हकीकत के पत्थर के साथ जाके हवा किया और फट गई। मतलब बुलबुला फट गया। आप क्या समझ रहे थे? दोनों सही है। या तो ये हुआ है ना, तो वो शॉक
वो संभाला नहीं जा रहा ना, तो इसीलिए अब वो कहीं कहीं न्यूक्लियर लीक निकाल रहे हैं, कहीं कुछ निकाल रहे हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने इसमें देखा कि जब बीच में ब्रीफ टाइम के लिए गजा में सीज फायर हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि हमास के फाइटर्स हमने देखा कि वो अपनी मार्च वगैरह करते थे, ये करते थे, तो उन मनाजिर का जो इसराइल में रिएक्शन आता था, उस वक्त ऑलरेडी हज़ारों लोग मर चुके थे, लेकिन रिएक्शन क्या था कि यार इनको ख़त्म नहीं किया, अभी तो जंग वो करनी चाहिए। सेम रिएक्शन जब पाकिस्तान में सीज फायर हुआ तो अर्नब गोस्वामी एंड कंपनी वर लाइक के अभी तो उनका तो ये था कि अभी तो कश्मीर और बलूचिस्तान हमें बस लेने ही वाले थे। बस सर, अभी दो दिन नहीं, उन्होंने तो मतलब बलूचिस्तान को तो आजाद कर ही दिया था, कराची तबाह हो गया था, इस्लामाबाद कैप्चर हो गया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेल में थे, वो फील्ड मार्शल बन गए। नहीं देखो, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, और मतलब अब मैं बाल सफेद हो गए डिसइंफॉर्मेशन को देखते देखते, इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में, और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि यार मतलब वो कहते हैं ना कि इस दौर में 2025 में कैसे हो सकता है, अपेरेंटली हो सकता है, हाँ, क्योंकि जो आपको इंफॉर्मेशन नहीं सुननी आप बस कान बंद कर लेंगे, एंड यू विल बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव, और ये एक आई मीन इंसानी फितरत है एक तरह से ना, कि आई मीन लोग मतलब उन शादियों में भी रहते हैं जहाँ पे आपको पता है कि यार यू नो या तो वो किसी के साथ निकली हुई, या आपको बंदा किसी के साथ निकला हुआ, या मियाँ बीवी को मार रहा है, लेकिन नहीं यू नो मे बी इट विल गेट बेटर, यू नो। एक डिनाइल जो है ना, वो डिनाइल हमारा हिस्सा है, हमारी डीएनए में चले, द डी इन आवर डीएनए इज फॉर डिनाइल, समझ रहे हैं आप? तो ये है आप वो सुनना चाहते हैं, आप असर वो है, और बाकी सब झूठ है, बाकी सब प्रोपेगेंडा है। आपने कितनी बार अपने दोस्तों से, या मतलब कुछ, सबकी बात नहीं करा, कुछ पीटीआई सपोर्टर से आपने, सर अभी बस सर कल कू होने वाला है, मैं बिल्कुल आज जब बात कर रहे थे, आज कू हो गया है, हाँ, और ऐसी बातें आपको कैसे पता है? सर मेरी जराए हैं, आपके जराए हैं आदिल राजा, हाँ, आपकी जराए हैं आपका चचा जो ह्यूस्टन में बैठा हुआ है, और वो आपको मुसलसल व्हाट्सएप कर रहा है, क्योंकि बंदे के पास और कोई काम नहीं है दुनिया में, हाँ, उसका पेट्रोल पंप था वो बिक गया, अब वो आपको व्हाट्सएप कर रहा है, ये आपके जराए हैं, लेकिन आप मानना चाहते हैं। और ये पता है एक बायोलॉजिकल मसला है, अब पता है इसका, जैसे कि अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, राइट, मैं बहुत दिल चाह रहा है कि मैं एक सिगरेट पीऊँ, राइट, क्योंकि आई एम अ स्मोकर, मैंने बड़ी कोशिश की है छोड़ने की, वेप पे आ गया हूँ, लेकिन जो भी है निकोटीन तो क्या एडिक्ट है ना। अब जब मैं सोच रहा होता हूँ ना कि यार मैं चाय पी रहा हूँ, यार इसके साथ अगर एक सिगरेट होता क्या बात होती, हाँ, इट इज एक्चुअली रिलीजिंग अ केमिकल इन माय ब्रेन, डोपामीन, जो हमारा फील गुड केमिकल होता है ना। जैसे कि आपका कोई, आप फर्ज करें कि खुदा ना खास्ता कोई अल्कोहलिक है, अब वो फिल्म देख रहा है, उसमें कोई बंदा ड्रिंक कर रहा है, तो एकदम उसके अंदर ना वो तलब और ख्वाहिश पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होगी, क्योंकि यू वांट दैट डोपामीन। अच्छा, मैंने काफी इसमें न्यूरोलॉजिकल स्टडीज पढ़ी हैं, आप माने या ना माने, जब आप कोई ऐसी खबर देखते हैं ना जो आपके वर्ल्ड व्यू के साथ मिलती है, ठीक है, मैं आपसे नफरत करता हूँ फर्ज करें, और मैं कोई खबर पढ़ता हूँ, झूठी खबर, कि यार ये बंदा ना हेरोइन बेचने के में इसको गिरफ्तार कर लिया, मैंने कहा मैं तो जानता था ये बंदा हमेशा 2 नंबरी है, आई फील गुड अबाउट इट। तो आप फिर जब अब पता लगा ना कि यार नहीं, मैं जो सब कुछ जो मैं मानता था वो गलत है, यार कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि मैं गलत, जो समझता गलत होगा तू, हाँ, पूरी दुनिया गलत होगी, मैं सही हूँ, हमारे ईगो का मसला है ना। और ये इंडिविजुअल लेवल पे, हर किसी के इंडिविजुअल लेवल पर है, और फिर जुलकर सोसाइटल लेवल पर भी आ जाता है। देख लो भारत को, इट इज अ कलेक्टिव साइकोसिस, मतलब किसी को इसके ऊपर है ना वो 10-20 पीएचडी थीसिस बनती है, मैंने नहीं कभी देखा इस तरह के पूरी कौम पागल हो जाए, माजरत के साथ, आई एम श्योर सब नहीं है, लेकिन जो लग रहा है कि अक्सरियत तो है, जो रिफ्लेक्शन नजर आई, मुझे जो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, देखो भाई, हमें हम क्यों अब पीछे हटे यार, हाँ, 9/11 के बाद पूरी दुनिया को हमेशा यही हो रहा होता था ना कि एवरी मुस्लिम शुड अपोलोजाइज, तो फिर हर यहूदी को अपोलोजाइज करे ना गजा के लिए, हाँ, फिर क्या हमें अगर ऐसे करना है, यूं खेलना है तो फिर यूं खेलते हैं ठीक है, आ जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग की बात है, आपने बीच में पीटीआई की मिसाल दी और ये सारी चीज़ें, ऐसा लगता है बाज़ औक़ात दिन में जैसे कोई खबर आई ना,
जो कि बाज़ लोगों के वर्ल्ड व्यू से अलाइन नहीं कर रही। तो वो उस हालत में रहते हैं कि यार ये क्या सुन लिया, क्या सुन लिया? फिर रात को 5-6 लोगों ने अपने व्लॉग्स किए हुए होते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो वो जब आदमी 5-6 उनको सुनता है ना, तो फिर उसको होता है कि हाँ, हाँ यही है ना। यार। देखो, आप एक बबल में हो ना, फिर आप हुँ, यू क्रिएट अ बबल। इनफैक्ट एक अब मुझे याद नहीं है, बट एक मीडिया स्पेशलिस्ट थे कई दहाइयों पहले, और उसने कुछ ऐसी बात की थी, इसको गूगल करके पता करना होगा, द डेली मी। ठीक है, और उसने कहा था कि यार एक टाइम आएगा कि आपको वही खबरें मिलेंगी जो आप हाँ, हाँ, जिसके हाँ, साथ हाँ। आपका इंटरेस्ट है। आप उन्हीं तज्जियाकारों की बात सुन रहे होंगे जो आपके बात की एक तरह से अक्कासी कर रहे हैं, हाँ, राइट, हाँ। एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसे। तो आपकी न्यूज टेलर्ड होगी टू योर प्रेफरेंसेस, द हुँ, डेली मी। द डेली में, हाँ, अब हाँ। ये बहुत ही खतरनाक फिनोमेनॉन है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये उस वक़्त ही ये फिनोमेना सामने आया कि जब इंटरनेट था, कि सारी दुनिया खुल रही है। हाँ, होना ये चाहिए था कि हर होना ये आदमी चाहिए। सामने वाले का नुक्ता नज़र देखता। लेकिन हम सब एंडेड अप कि हम एको चैम्बर्स में चले गए। अब बिल्कुल उल्टा हो गया। देखो, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, राइट। अब अगर मैं कोई खबर ढूंढ रहा हूँ, हुँ, मुझे वो खबर मिलेगी, मुझे सिर्फ वो खबर मिलेगी। अगर मैं अखबार मेरे सामने है, तो मैं हुँ, एक खबर देख रहा हूं, तो चाहे या ना चाहे मेरी हुँ, नजर 3-4 और खबरों पे आ ही जाएगी, शायद मैं हुँ, वो भी हुँ। देख लूं। तो एक थोड़ा सा आपका वर्ल्ड व्यू एक्सपैंड होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेपर अखबार पढ़ो, अब ना पढ़नी नहीं पढ़नी ना पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा अपने दायरे को वसी करें। आपका ही नुकसान होगा अगर आपने नहीं किया। सीधी सीधी बात अच्छा, एको चैम्बर्स की हम बात कर रहे थे, इसमें यही गज़ा इसराइल वॉर के दौरान मैंने देखा कि अगर आप किसी इसराइल की टाइमलाइन पे जाए ना, वो इतना ज़्यादा जो हम नफ़रत की बात कर रहे हैं, वो नफ़रत की एक वजह शायद ये भी है कि वो इतनी 2 अलग-अलग हकीकतें हैं, है। हाँ। हमारी टाइमलाइन्स पे और उनकी टाइमलाइन्स पे। यस। ये इस जंग में भी ये हुआ कि अब इस यस। जंग के बाद जो उनकी टाइमलाइन पे वो लोग जीते हुए हैं, हाँ। हमारी टाइमलाइन पे हम जीते हुए हैं। और वो इतनी कसरत के साथ इतनी रिपिटेशन है उस चीज़ में कि जो आदमी वो देख रहा है, वो एक तरह से मतलब माज़ूर हो, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा ही है। ये तो है बेसिक उसका एक तो सेट हो ही जाता है, उसके बाद सवाल वो उठाता भी है, तो उसके कोई बेसिक मतलब जंग तो जीत ही गए हैं, लेकिन हाँ, ये नहीं, इस तरह की यही चीज़ें है। होती हैं। देखो, वही ना कि यू बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव। अच्छा, इसमें इंडोक्ट्रिनेशन का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है ना। जैसे कि आई मीन, आप कोई भी आप खुद रिसर्च कर लें, आप कोई भी क्लिप देख लें, तो इजराइल में जो जायोनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको तो तकरीबन किंडरगार्टन से निसाब का हिस्सा बनाया जाता है, तकरीबन, बहुत एक कम उम्र से आपको सिखाया जाता है कि यार ये जो फ़लस्तीनी है, ये जो अरब हैं, ये मतलब कमतर भी हैं और हमें मारना भी जा रहे हैं। हुँ, तो दिस अस एंड देम, जिसको अदराइजेशन कहते हैं ना, वो आपके अंदर जहर की तरह ड्रिप के जरिए आपके अंदर डाली जाती है। हुँ, आरएसएस ने भी यही मॉडल अपनाया है ना। अर्ली 2000s में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जी हमने अपने निसाब को सैफ्रनाइज करना है, राइट, अच्छा। आइडियोलॉजिकली अपने। तो जो अगली पौधे आएंगी, जो हुँ, अगली नस्ल पैदा होगी, आम, उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन उसकी तरफ उसकी तरफ होगी, यू सी। तो हाँ। प्रोसेस से वो होता है और हम ये मिसालें इसराइल और इंडिया की दे रहे हैं, अभी जो अगली बात मैं बोलूँगा आधे से अपनी ज़्यादा लोग उससे ऑफेंड हो हाँ, जाएँगे। लेकिन पाकिस्तान में जब अहमदी मसला आता है, हम खबर सुनते हैं कि फलाँ अहमदी डॉक्टर को या फलाँ अहमदी शख्स को जो किसी किस्म की उल्टी-सीधी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं था, उसको कत्ल कर दिया। तो उसको उसकी मज़म्मत करने पे भी बाज़ औक़ात हाँ, एक अक्सर बड़ी तादाद लोगों की जो होती है उनको वो होता है। वो वही सेम चीज़ है कि ऐसे शुरू से हमारे अंदर वो है कि ये वो लोग पता नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई एज सच कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है ना। हुँ। मतलब ये कहना कि यार देखो, ये कहना कि यार एक बंदे को नहीं कत्ल करना चाहिए था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कत्ल करने के नहीं है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और हमें इंट्रोस्पेक्शन का भी एक वो है। तो शुक्र है हम इंडिया से तो बहुत पीछे हैं कि वो हमेशा नहीं थे। नहीं इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में जिस तरीके से मास मर्डर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमारे मैं पास उसी की बात कर रहा हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि हम हूँ। या देखें, दो मैंने ममालिक, सिर्फ दो मुल्क देखे हैं पूरी दुनिया में जिसमें रेपिस्ट के हक में मुजाहरे हुए हैं। आइस- हम्म? एक अभी हाल में इसराइल में, जब स्टिडी तमेन जेल है, वहाँ पर कुछ इनमेट्स को इजरायली गार्ड्स ने रेप किया। फिर जब उन गार्ड्स को, और इतना वो खौफनाक वाकया था कि इजराइल ने ऑर्डर दिए कि फौजियों को गिरफ्तार किया जाए। एक पूरा हजूम आया लोगों का
जिनमें इजरायली सियासतदान और सिटिंग MNAs या मेंबर्स ऑफ द कनेसेट वो भी शामिल थे कि इनको रिहा करो। अब वो जो रेपिस्ट है वो एक टॉक शो सेलिब्रिटी बना हुआ है, ठीक है। दूसरी जगह मैंने देखा था कि काठुआ में, मकबूजा कश्मीर में या शायद जम्मू में, एक 7 साल की उम्र की लड़की थी, आई थिंक आसिया बानो या आसिफा बानो ये उनका नाम था, रेप टू डेथ एक टेंपल के अंदर, एक मंदिर के अंदर। हाँ, कई दिनों तक बेहोश करके नशा दिया हुआ था उसे, और जब वो लोग गिरफ्तार हुए थे बीजेपी के ओहदेदारों ने उनके हक में जलसा निकाला था। तो टेल मी व्हाट काइंड ऑफ सिकनेस दैट इज, ठीक है ना। हम भी बहुत बुरे हैं, मानता हूं मैं, नो कंपैरिजन। ये मैंने नहीं कहा। अब वो स्केल ही खत्म हो गई है, अब वो स्केल ही खत्म हो गई है। और इनकी जो हरकतें अब दुनिया के सामने है ना, कोई अगर हल्की सी भी तनकीद करता है सोशल मीडिया पर इंडिया के बारे में, तो उसके नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो आप देख लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि इससे आपकी पीपल टू पीपल रिलेशंस ग्लोबली सावर नहीं होती? मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हसीना वाजिद इनकी करीबी इत्तेहादी थी, लेकिन इनके पूरी बीजेपी इंडियन गवर्नमेंट की जो केडर्स हैं और इनकी सोशल मीडिया, तुम कंगलू देशी हो, तुम ये हो, तुम्हारा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब कि जब टॉप से हसीना गई तो अब आप देखें बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस कहाँ हैं। These things matter, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। अब डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ऐसा नहीं है सिर्फ कि अपने आप मुल्क को कर रहे हैं, लेकिन आप डिप्लोमेटिक लेवल पर खराब कर रहे हैं। आप बिल्कुल खराब कर रहे हैं ना, बिल्कुल खराब कर रहे हैं। तो ये और ये कर रहे हैं। आपने नहीं देखा कि जब वो अच्छा, और इनके अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कोई फर्क नहीं रहा, राइट। जो वहां पर चीजें चल रही होती हैं वो वहां पिक कर लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, और वो कहते हैं ना, बंदा आपे से बाहर भी हो जाता है ना। ये जब कनाडा में ये कत्ल का सिलसिला शुरू किया सिख रहनुमाओं का, अच्छा इतनी भुंडे तरीके से किया कि 2 मिनट में पता लग गया कि जमाल खाशोगी जी की याद आ गई। हाँ, इन सम सेंसेस। तो उसके बाद जो इनके सोशल मीडिया और मीडिया ने कनाडा पर हमले शुरू किए कि जी असल में तो जस्टिन ट्रूडो की वालदा का अफेयर हुआ था, ये तो बच्चा ही ना। आई मीन ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीजें चल रही है, ये तो नशई है, कोकीन ची है, ये है वो है। आई मीन कितने इंडियंस रेजिडेंट हैं यार कनाडा में, उनका ही सोच लो। अच्छा, फिर ये ऐसा नहीं वहां पे बकायदा मतलब वो ये गुरुद्वारों पर हमले शुरू कर दिए, ये कर दिए कि जैसे तुम बिहार में बैठे हुए हो बेटा। हाँ, तुम ब्रैम्पटन में हो, तुम बिहार में नहीं हो। हाँ, तुम मिसिसागा में हो। You know, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। एट द सेम टाइम एक एहसास कमतरी भी है और एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भी है। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। बड़ा मजेदार है। जब खुद जितना ज्यादा अपने आप को अजीम समझ रहे होते हैं, उतनी ज्यादा वनरेबल भी हो रहे होते हैं। उतनी वनरेबल। लेकिन ये ऐसा ही है ना उसामा, देखिए अगर आप मॉडर्न फैशिज्म को देखें तो दुश्मन जो है वो कमजोर और नीच भी है, लेकिन आपको तबाह भी करने की सलाहियत भी है उसके अंदर। देखो जैसे कि जर्मनी में जूस के बारे में कहा जाता था कि यार ये तो कमी है, शूदरे हैं, गलीज लोग हैं, लेकिन ये हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों के बारे में कि पावरलेस भी हैं लेकिन पावरफुल भी हैं। तो ये एक आपको पूरी तारीख में ये एक ट्रेंड नजर आएगा। अच्छा, हमने बहुत सारी मायूस कुन बातें कर ली, बहुत इंसानियत सोच वाक़यात का भी जिक्र कर लिया। एक ज़रा पॉजिटिव साइड पे हम जाते हैं। हमने देखा कि जो अभी इसराइल और गज़ा में जो कुछ हो रहा था, उसका जो रिएक्शन जेन ज़ी की तरफ से आया यूनिवर्सिटीज़ में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, वो बहुत इनकरेजिंग था। वो हौसला अफजा रिएक्शन था। ऐसा लगा कि वाकई वो अवेयर एक नस्ल है जो है, बिल्कुल है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में वो जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सेटअप चल रहा था उसको बाकायदा एक क्वेश्चन किया गया। और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अभी बात कर रहे थे इसराइली लॉबी की, तो वहाँ पे इसराइली लॉबी पे बाकायदा अल जज़ीरा वगैरह ने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हुई हैं कि किस तरीके से जोइश लॉबी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम करती है, और वो इतनी मजबूत होती है कि वो बाद औक़ात पार्टी लीडरशिप जो है वो उसके सामने जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है। उसके बावजूद हमने देखें, और अभी तक चल रहा है। जैसे अभी वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, मतलब वो डिग्रीज उनकी रिलीज नहीं कर रहे आवाज उठाने के लिए, लेकिन वो फिर मेरा ख्याल है कि आजकल के जेनजी को जानते नहीं है
कि यार ये ज़्यादा देर बैठने वाले हैं नहीं। तो अब इसमें लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस आएगा वो एक अलग सवाल है, क्योंकि नहीं देखिए सिग्निफिकेंट तो है, लेकिन फिर हमने ऐसे भी अमेरिकन सदर देखे हैं जिन्होंने अपनी मतलब टीनेज या अर्ली एडल्टहुड के सालों में वियतनाम की जंग के खिलाफ भी मुजाहरे उसूली किए थे, पोजीशंस लिए हैं। उसूली पोजीशंस लिए हैं। फिर हमने जो आपके जो बराक ओबामा भाई हैं वो तो बाकायदा एडवर्ड सईद के शागिर्द रहे हैं, लेकिन इजराइल पॉलिसी तो नहीं बदली और ना ही कोई सच कोई और पॉलिसी बदली है। तो वो एक बात होती है कि जवानी में प्रोटेस्ट करना, और एक बात होती है कि जब आप बाकायदा उस पोजीशन में आए तो आप उस वक्त क्या करते हैं। लेकिन अगेन है तो सिग्निफिकेंट। यहाँ पर बैठकर तो मजम्मत करना बड़ा आसान है, मैं अगर बाहर निकल कर 10 गालियाँ दूं नेतन्याहू को, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी नौकरी खतरे में नहीं आएगी। लेकिन ये वो बच्चे हैं जो अपने, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपनी स्टडीज और अपने करियर को भी एट स्टेक करके ये स्टांस ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको अप्रिशिएट तो करना ज़रूरी है। अच्छा सर, कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपने बीच में इस बात का तज़किरा किया था कि तारीख़ अगर हम देखें तो वो दायरों में चलती है। तो हमारी जेंजी जो है वो बहुत सारे लोगों की तारीख़ ज़्यादा पढ़ी नहीं है। कुछ लोग, बहुत बड़ा एक जज्बाती तबका है जिनकी तारीख़ 2022 से शुरू हुई है। तो इस बात की अहमियत कि आज आपको अपने आसपास की दुनिया को समझना, एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो, आप सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को अगर समझना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कंटेक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप तारीख नहीं पढ़ेंगे तो आप इस दुनिया को समझ ही नहीं सकते, और फिर कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है बहुत आसानी से। ये कुछ यूं है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप फील्डिंग कर रहे हो और आपकी आंखों के ऊपर पट्टी है, हाँ, आपको आवाज आती है खटाक, किसी ने बॉल मारा है, अब आपको नहीं पता कि वो चौके के लिए जा रहा है, आपको नहीं पता कि वो आपकी तरफ जा रहा है, आप कैसे कैच करोगे? तो इफ यू डोंट नो वेयर समथिंग इज कमिंग, हाउ डू यू नो वेयर इट्स गोइंग, राइट? तो और ये हर शोबे में जरूरी है। देखिए अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट को आपका ख्याल है कि उसको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, या आर्टिस्ट को हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई किसी की थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है करंट अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में, तो फिर जरूरी है कि वो तारीख पढ़े। और तारीख में ये नहीं होता, एक बड़ी मशहूर कहावत है, बिवेयर द मैन ऑफ वन बुक। जस्ट एक किताब पढ़ी और समझता है कि बस अब तो बेटा मैं अगले खोल लूं, नहीं, यू हैव टू कीप रीडिंग। और इसमें कोई फिर बहाने ना बनाए कोई, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर तेरे पास मतलब दिन में 50 अजीबो गरीब व्हाट्सएप पोस्ट बनाकर फॉरवर्ड करने का टाइम है, हाँ, जिनका ना सर है, ना पैर है, नो लॉजिक, नो सेंस, नो अंडरस्टैंडिंग, तो फिर आपके पास पढ़ने का भी टाइम होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो फिर प्लीज नो कि आप किसी ना किसी बंदों के हाथ आपने इस्तेमाल होना है, आपको उल्लू बनाया जाएगा। आप रोडों पर निकलेंगे, आप डंडे खाएंगे, आप गोलियां खाएंगे, वो लोग आराम से बैठे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आपने, हाँ, लोग कहते हैं ना कि हमें रेवोल्यूशन चाहिए, हमें ये चाहिए, तो बेटा अगर पिछली रेवोल्यूशंस को आपने स्टडी नहीं किया तो कहां से रेवोल्यूशन लाएगा? हो ही नहीं सकता। और इसमें सबसे अहम पॉइंट यही है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छा फलसफा करना है, इट्स अबाउट योरसेल्फ कि आप इस्तेमाल नहीं हो जाओ। नहीं, और अगर आपने ड्राइंग रूम में बैठ के भी फलसफा करना है तो आपका फलसफे का लेवल भी ऊपर जाएगा ना। नहीं तो फिर आप बंदे को कहो कि मैंने कहा जैसे वो उस किताब में अगर आपने वो पढ़ी, अब तुम्हें पता है उस बंदे ने नहीं पढ़ी, वो वहीं चुप हो जाएगा, क्योंकि वो आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। So good way to win argument. चले मैं अक्सर यूं ही करता हूँ। आधी किताबें जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ तो वो है ही नहीं। आई होप कि आज अभी इस कन्वर्सेशन में ऐसा पता नहीं, शायद किया हो, मुझे क्या पता, कोई गारंटी नहीं दे रहा। चले इसी नोट पे कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नो प्रॉब्लम।